19 नवंबर 2020। हम लोग आम तौर पर सब भूल जाते हैं। लॉकडाउन में हम लोगों ने सड़कों पर पसरी अपनी बेबसी को भूलकर फिर से खुद को बेबस करने वालों की सरकार बनवाई है, क्योंकि हम अपनी ही पीड़ा भूल गए थे। इसी तरह से वक्त के साथ साथ लोग जज लोया का केस भी भूलते जा रहे हैं, जो संघी नाइंसाफी और अपराध का सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। हम सभी जानते हैं कि किसने उनको मारा, शायद अदालत भी जानती है, लेकिन सच कहना आज की डेट में सबसे बड़ी अवमानना है। इसी अवमानना को हमने एक किताब की शक्ल दी है, जिसका नाम है सत्ता की सूली। इस किताब में आप जज लोया से जुड़ी हर एक महीन से महीन जानकारी पाएंगे। इस वीडियो में हम इसी किताब से कुछ हिस्से आपको बता रहे हैं। किताब पसंद आए तो कृपया ऑर्डर जरूर करें। इस किताब का ऑर्डर आप अमेजन पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सन 2014 के अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की बात है। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में जज ब्रिजलाल हरकिशन लोया अपने चैम्बर में बैठे थे। तभी एक वकील ने एक नेता के साथ चैम्बर में प्रवेश किया। उसके हाथ में कागजों का एक पुलिंदा था। वकील ने उस पुलिंदे को लोया की ओर बढ़ा दिया और उनसे कहा कि ये जजमेंट का ड्राफ्ट है और इसी पे आपको साइन करके अपना फैसला सुना देना है। बताया जाता है कि ये ड्राफ्ट किसी और ने नहीं, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के एक जज ने उनके पास भेजा था। बीएच लोया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों सज्जनों को सौंपी गई थी। कहा जाता है कि ये जजमेंट ड्राफ्ट कुछ और नहीं, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के केस से बरी करने का ड्राफ्ट था। जज लोया ड्राफ्ट को देखते ही हक्का बक्का हो गए। इस घटना से वो बिल्कुल अंदर तक हिल गए। ये बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि किसी जज को एक फैसले का ड्राफ्ट सौंपा गया था। शायद ये इतिहास की अपनी तरह की अनूठी घटना थी। दुनिया में शायद ही इसकी कोई दूसरी मिसाल मिले। सीबीआई कोर्ट में जज बनकर आने के बाद से ही उन पर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले से अमित शाह को कथित तौर पर बरी करने का दबाव पड़ने लगा था। जज लोया का कहना था कि इतनी जल्दी फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, क्योंकि मामले से संबंधित 12 से 15,000 पेजों को पहले पढ़कर समझना होगा, तब कहीं जाकर इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। इस काम में उन्हें कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता था। लेकिन उनसे कहा गया कि नहीं, फैसला जल्द होना चाहिए और उनकी सहूलियत के लिहाज से उनके पास पहले से एक तैयार जजमेंट ड्राफ्ट भेज दिया गया। दरअसल जज प्रकाश धोम्ब्रे और एडवोकेट खंडालकर का काम जिला अदालतों तक ही सीमित था। इसलिए अब इस मसले पर उन लोगों ने स्वयं कोई राय बनाने की बजाय बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बीजी कोलसे पाटिल से संपर्क करने का निर्णय लिया। इन तीनों से जस्टिस कोलसे पाटिल पहले से ही परिचित थे। मुंबई में ही उनसे मिलने का समय तय हुआ। जब जज लोया ने अपनी परेशानी का कारण जस्टिस कोलसे पाटिल को बताया, तो उनके भी अचरज का ठिकाना न रहा। इस घटना को न्याय के प्रति गंभीर साजिश बताते हुए जस्टिस पाटिल ने कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी। जस्टिस पाटिल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने उन लोगों को दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े वकील से कानूनी राय लेने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी जज को जजमेंट ड्राफ्ट देकर उस पर साइन करके जजमेंट सुनाने के लिए विवश करना न्यायिक इतिहास में वो पहली बार सुन रहे थे। 8 नवंबर 2014 को सुबह 9 बजे जज धोम्ब्रे, एडवोकेट सतीश यूके और प्रदीप नोएडा स्थित प्रशांत भूषण के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। ड्राफ्ट उनके सामने रखा गया। प्रदीप के मुताबिक प्रशांत भूषण उस वक्त नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते हुए ही उन्होंने जजमेंट ड्राफ्ट और दूसरे दस्तावेजों पर नजर डाली। कागजातों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये कानूनी दृष्टि से बहुत कमजोर है। उनका मानना था कि ऐसे दस्तावेज अदालत में सबूत के रूप में ठहर नहीं सकते। प्रशांत भूषण के बाद वो बहुत उम्मीद लेकर गए थे। इस राय को सुनने के बाद वो सब बहुत निराश हुए।
दिल्ली से मुंबई लौटकर इन लोगों ने जब सब कुछ जज लोया को बताया तो जज लोया भी बहुत दुखी हुए। सतीश यूके के अनुसार जजमेंट ड्राफ्ट के साक्ष्य के रूप में स्वीकार न होने पाने की बात को सुनकर जज लोया बहुत परेशान हो गए थे। इस घटना के बाद उनको गहरा धक्का लगा और वो अंदर से टूट गए। फिर भी वो किसी दबाव और लालच के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। दबाव और जल्द फैसला सुनाने की ये कोई पहली या कोई आखिरी घटना नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था उन पर दबाव और भी बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही जज लोया की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। पक्ष में फैसला सुनाने के एवज में कथित तौर पर उन्हें माला माल करने का वादा किया जा रहा था, लेकिन लोया की शख्सियत तो किसी दूसरी ही तरह की थी। ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी बीमारी बन गई थी, लिहाजा इस मसले पर भी किसी तरह का समझौता करने का सवाल ही नहीं था। रुबाबुद्दीन ने अपनी डायरी के पहले पेज पर लिखा है, 10 नवंबर 2014 को जज लोया ने किसी भारी दबाव में आकर मुख्य आरोपी अमित शाह को चार्जशीट पेश होने तक हाजिरी माफी दे दी। आगे वो लिखते हैं, हाजिरी माफी का ये आदेश लिखवाते समय जज लोया बार बार कोर्ट रूम में मेरी तरफ देख रहे थे। उनका दिल बहुत बेचैन था और चेहरे पर एक शर्म झलक रही थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें किसी बड़े दबाव और बहुत मजबूरी में अमित शाह को हाजिरी माफी देनी पड़ी। अदालत का माहौल और केस की गंभीर स्थिति को समझने के लिहाज से रुबाबुद्दीन की डायरी एक बार फिर से दस्तावेजी सबूत बनकर सामने आती है। रुबाबुद्दीन का कहना था कि 25 या 28 नवंबर के आसपास की बात होगी। सेशन कोर्ट की रूटीन तारीख थी। वो कार्रवाई में भाग लेने के लिए मुंबई गए हुए थे। कोर्ट का माहौल सामान्य दिनों की तुलना में बिल्कुल अलग था। हमेशा मुस्कुराने वाले जज लोया के चेहरे पर उस दिन मुस्कान गायब थी। पूरी कोर्ट ने मानो गंभीरता की चादर ओढ़ ली थी। घर लौटकर उन्होंने अपनी डायरी में बाकायदा इसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा, लोया साहब परेशान थे, टेंशन में थे, प्रेशर में थे, हंसमुख इंसान थे। वो मजाक भी करते थे, हंसाते थे कोर्ट के अंदर। लोया की ये परेशानी अब अदालत तक सीमित नहीं रही। इस परेशानी ने उनके घर को भी अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। इस चीज को उनके परिजन और साथ रहने वाले जिन दूसरे लोगों ने भी महसूस किया, उन्हीं में से एक थी उनकी भांजी नूपुर बाला प्रसाद बियानी। बियानी अपने मामा यानी लोया के साथ मुंबई स्थित उनके मकान में ही रहती थीं और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। द कारवां में प्रकाशित खबर के मुताबिक लोया की भांजी नूपुर बाला प्रसाद बियानी भी जज लोया पर पड़ रहे दबाव को स्वीकार करती हैं। उस दौर को याद करते हुए नूपुर कहती हैं, जब वे अदालत से लौटते थे तब उनका चेहरा बेहद तनावपूर्ण दिखता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भारी दबाव में थे। उनके ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इस तनाव का कारण सोहराबुद्दीन केस था। ये एक बहुत बड़ा मामला था। इस तनाव और दबाव का सामना कैसे करें, हर कोई इसमें शामिल है। ये तनाव 15 दिसंबर 2014 को अमित शाह को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश के बाद और बढ़ गया था। सीबीआई कोर्ट में बीएच लोया के आने के बाद एक बॉडीगार्ड हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन नागपुर जाते वक्त ना तो उनके पास मुंबई पुलिस का कोई सुरक्षा गार्ड था और ना ही नागपुर पहुंचने पर नागपुर पुलिस का कोई सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया था। लोया की बहन अनुराधा बियानी ने बताया कि लोया ने अपने सुरक्षा गार्ड की तबीयत खराब होने का जिक्र किया था, लेकिन उसकी जगह पर कोई दूसरा बॉडीगार्ड क्यों नहीं दिया गया, ऐसा कैसे और क्यों हुआ। उनका कहना है कि वीआईपी सुरक्षा में लगे किसी सिक्योरिटी अफसर की जब तबीयत खराब हो जाती है वो किसी काम से छुट्टी पर जाता है तो वैकल्पिक बॉडीगार्ड मुहैया कराना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पर हम इस किताब का ये चैप्टर खत्म करते हैं और आप सभी से आशा करते हैं कि इस किताब का अधिक से अधिक ऑर्डर करेंगे, खुद तो पढ़ेंगे ही, अपनी जान पहचान, नाते रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे बीजेपी भारत में जज मार दे रही है।